नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आवास शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ब्राह्मणवाला में निर्माणाधीन आढ़त बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान एमडीडीए द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग फायर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 356 प्रभावित व्यापारियों में से 285 व्यापारियों को यहां प्लॉट दिया जा रहा है। ये प्लॉट उनकी वर्तमान दुकान के मूल्य के आधार पर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शेष व्यापारियों को धनराशि दी गई है। निरीक्षण के दौरान मंत्री अग्रवाल ने बताया कि लगभग 126 करोड़ रुपए की योजना से करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर आढ़त बाजार शिफ्ट किया जा रहा है। 5 मंजिला पार्किंग निर्माणाधीन है, जिसमें 570 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। डॉक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के बाद बताया कि पार्किंग निर्माणाधीन है और आढ़त बाजार के दोनों ओर सड़क बनाने का कार्य गतिमान है। यहां ओवरहेड टैंक निर्माणाधीन है। 3 शौचालय बनाए जाएंगे जो सार्वजनिक होंगे, जिसमें महिलाओं के लिए एक पिंक शौचालय भी बनाया जाएगा। यहां एसटीपी, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पॉलीक्लिनिक, होटल, वर्स्ट हाउस तथा पार्क आदि बनाया जाना है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि आढ़त बाजार में एक मंदिर, धर्म कांटा, एलटी पैनल रूम, ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु गार्बेज कलेक्शन का भी प्रावधान किया गया है। 2025 के माह मई तक यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। उनकी ओर से विभाग को गुणवत्ता के साथ तय समय के भीतर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, आढ़त बाजार शुरू होने से लोगों को कितना फायदा होगा? इसको कहें तो ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। बहुत अगर देखा जाए जो आढ़त बाजार है वहां पर अभी जब वो बन जाएगा तो उसका जो स्वरूप होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक अगर स्थिति देखी जाए, अब तो काफी वहां पे ये हो गया कि दुकानें टूट गई हैं, ये हो गया, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हुआ करता था। स्थिति ये थी कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी जो मार्केट जाते थे, लेकिन अब इसको पूरे के पूरे जो स्मार्ट सिटी के तहत है इसको बहुत ही खूबसूरत पूरा बनाया जा रहा है और पूरा काम इस पे किया जा रहा है। धीरे धीरे उसके दुकानों का पूरा क्योंकि आज जिस तरह से मंत्री पहुंचे वहां पर उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। इससे पहले भी वो निरीक्षण करते आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि स्थिति कैसी है, तो उनको नजर में आया कि जल्द से जल्द जो है ये पूरा का पूरा हो भी जाएगा। बहुत अच्छे से उसको बनाया जा रहा है। दुकानों की व्यवस्था की किस तरह से रहेगी, लोग वहां पर अगर जाएंगे तो किस तरह से भीड़ जो है, अगर एक क्योंकि बाजार होगा और वहां पे काफी भीड़ भी आएगी, तो भीड़ को परेशानी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, ये भी देखा जाएगा कि पूरी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। जी योगेश, और इसके संपन्न होने के क्या आसार है? कब तक पूर्ण हो जाएगा ये अभी तो लगेगा, इसको समय लगेगा, काफी समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो तेजी से इस पे काम चल रहा है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि 2026 तक या 25 के एंड तक जो है ये पूरा हो सकता है। फिर भी 7-8 महीने तो कहीं नहीं जाते अगर बहुत तेजी से भी इस पे काम किया जाए तो। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। बागेश्वर में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत जिले के 3 विकास खंडों के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगई ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 27 नवंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल की समाप्ति हो चुकी है, पर कार्यकाल ग्रहण करने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए अथवा नई ग्राम पंचायतों के गठन होने तक जो भी पहले हो प्रशासक के रूप में जनपद के संबंधित विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों के सामान्य रूटीन कार्यों के संपादन और निर्वहन के लिए विकास खंड बागेश्वर के लिए सहायक विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी, कपकोट के लिए स्वरूप सिंह चौड़िया और विकास खंड गरुड़ के लिए सहायक विकास अधिकारी पंडित कैलाश गिरी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनोज, निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने की संभावना कब तक है आखिर, और इन प्रशासकों के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? जी मैम, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर नगर निकाय के चुनाव में अभी गरमाई बिल्कुल जमाई
चढ़ी पड़ी है। और देखने का विषय ये है कि कल से ही प्रशासनिक दौर जारू है और उस पर भी देखने का विषय ये है कि अभी बागेश्वर में जो नगर निकाय है उस पर भी प्रशासन ने पूरी जोर तोड़ लगा रखी है। और प्रशासन ने तीनों ब्लॉकों में कपकोट, कांडा और बागेश्वर तीनों ब्लॉकों में अपने अपने निर्वाचन प्रभारी को सम्मिलित कर दिया गया है। इसी विषय में जो अब चुनाव की घोषणा आगे को होगी उस पर जो भी अमल में लाए जाएंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और देखने का विषय ये होगा कि बागेश्वर में जो आपका कपकोट में प्रशासन स्वरूप सिंह चौड़िया को जो बनाया गया है वहां का नोडल अधिकारी, तो उसमें भी बहुत बड़े सवाल है क्योंकि जो वहां के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उसमें भी कहने का विषय ये है कि उनका कहना ये है कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी तौर से इसमें जोर लगाया है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मनोज। खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें विधायक भुवन कापड़ी का कहना था कि नगर निकाय के कार्यकाल का समाप्त हुए लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी सरकार निकाय चुनाव नहीं कर रही है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार निकाय चुनाव कराने में हिया हवाली कर रही है। वहीं प्रेस वार्ता में विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि नगर निगम नगर पालिका में लगभग 1000 करोड़ का बजट होता है जो जनहित के लिए होता है। सरकार 1000 करोड़ रुपए बजट का बॉन्ड के जरिए बंदरबाट कर रही है। वह सरकार से आग्रह करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र निकाय चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं होने पर जनहित के कार्य बाधित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव को लेकर सरकार पर हमलावर हो रही है और आखिर इसका वजह क्या है? सरकार को क्या सच में डर है निकाय चुनाव कराने से, हार का डर है उन्हें? जी, अगर बात करें जिस प्रकार से जो कांग्रेस के विधायक है खटीमा के भुवन कापड़ी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में स्पष्ट शब्द से उन्होंने ये कहा है कि लगातार जिस प्रकार से अगर बात करें निकाय चुनाव के होने का, निकाय चुनाव लगातार डेट क्लियर हो रहा है, डेट को लगातार टलते जा रहा है। अभी हाल ही में 6 महीने पहले भी डेट क्लियर हो चुका, उसमें भी टल गया। अभी 3 महीने पहले भी डेट क्लियर वो भी टल गया। लेकिन अगर बात करें इसी महीने के हफ्ते 10 दिन पहले का भी यहाँ पे डेट क्लियर हो चुका, तो उसमें भी टल गया था। लेकिन उसी सिलसिले में कांग्रेस की केवल ये भुवन कापड़ी नहीं लगातार जितने कांग्रेस के लोग हैं, उसका आम आदमी के हैं, लगातार वो आरोप लगा रहा है भाजपा के ऊपर कि वो केवल डर नजर आ रहा है, जिस वजह से वो लगातार डेट को पीछे करते जा रहे हैं। इसमें यही बात कही है, इसमें 1000 करोड़ के बजट लगातार उसमें पास किए गए थे नगर पालिका के माध्यम से। उसको लेकर एक बॉन्ड जो बंदरबाट करने की एक बात कही है सरकार के माध्यम से, जिसको लेकर उन्होंने आरोप लगा दिया भाजपा के ऊपर कि वो निकाय चुनाव को लगातार टलते जा रहे हैं, कि ये और थोड़ा आगे खिसक जाए, जबकि यहाँ पे जितने भी ये जो कार्य वो भाजपा के माध्यम से हो सके, कि मतलब भाजपा के माध्यम से कोई नगर निकाय के चुनाव में वहाँ पे जीत हासिल न कर पाए। ये जो कांग्रेस के हैं लोग हैं, वह विधायक हैं और भी आम आदमी पार्टी के, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्यजीत। चमोली में आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। यात्रा के सुचारू एवं सुगम संचालन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटिया, थराली विधायक भूपाल राम टमटा व जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर औचित्य के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि जो भी प्रस्ताव बनाएं उसकी एक प्रति संबंधित विधायकों को भी अवश्य उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने पड़ावों के अनुसार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। यात्रा पड़ाव पर पड़ने वाले सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, पार्किंग के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के उपचारात्मक कार्य आपदा मद से कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उरेड़ा को यात्रा मार्ग पर खराब सोलर लाइटों की मरम्मत कराने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा संबंधित एसडीएम मुख्य भूमिका में रहेंगे और सभी संबंधित विभागों में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
आपको बता दें कि चमोली में आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। यात्रा के सुचारू एवं सुगम संचालन को लेकर इसमें चर्चा हुई। इस दौरान कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टंटा व जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को विधायकों, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर औचित्य के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है कि जो भी प्रस्ताव बनाए उसकी एक प्रति संबंधित विधायक को भी अवश्य उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने पड़ावों के अनुसार कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। यात्रा पड़ाव पर पड़ने वाले सड़क मार्ग, पैदल मार्ग, पार्किंग के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के उपचारात्मक कार्य आपदा मद से कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उरेड़ा को यात्रा मार्ग पर खराब सोलर लाइटों की मरम्मत कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा संबंधित एसडीएम मुख्य भूमिका में रहेंगे और सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी देंगे। एनसीसी दिवस पर होरावाला राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे और कॉलेज के बच्चों के द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। जहां पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर लगातार और ज्यादा बेहतर होगी और सरकारी स्कूलों में सरकार एनसीसी के 10,000 नए कैडेट्स देने जा रही है। जो बच्चे एनसीसी लेना चाहे वह आसानी से ले सकेंगे। पौड़ी में 70 करोड़ रुपए की नई एनसीसी अकादमी भी बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों में 100% किताबें, फर्नीचर, शौचालय, लैब, खेल के मैदान सरकार मुहैया कराएगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षकों की तैनाती भी की जाएगी। बहुप्रतीक्षित मसूरी यमुना के जल पंपिंग योजना के कार्य पर लगातार प्रश्न उठने लगे हैं। पेयजल निगम द्वारा बिछाई जा रही इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसे 2023 तक पूरा होना था, लेकिन 2024 समाप्त होने को है। ऐसे में अभी तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई है, जिससे इसका लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल निगम द्वारा पानी की लाइन नहीं बिछाई गई है। वहीं कार्य की गुणवत्ता पर भी लगातार प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं। पूर्व में कई स्थानों पर पाइपलाइन फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आज भी मॉल रोड में पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क जलमग्न हो गई, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन पेयजल निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पानी की पाइप फटने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुप्रतीक्षित मसूरी यमुना के जल पंपिंग योजना के कार्य पर लगातार प्रश्न उठाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि पेयजल निगम द्वारा बिछाई जा रही इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसे 2023 तक पूर्ण होना था, लेकिन 2024 समाप्त होने को है। ऐसे में अभी तक यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई है, जिससे इसका लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल निगम द्वारा पानी की लाइन नहीं बिछाई गई है। वहीं कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व में कई स्थानों पर पाइपलाइन फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आज भी आपको बता दें कि मॉल रोड में पानी की पाइपलाइन फटने से सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटती चली आ रही हैं, लेकिन पेयजल निगम द्वारा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आज 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में 1172 विद्यार्थियों को उपाधि व दीक्षा दी गई। इस दौरान देश के
सीडीएस अनिल चौहान और प्रगतिशील किसान व पद्मश्री से सम्मानित किसान प्रेमचंद्र शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में सीडीएस राज्यपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डीन डायरेक्टर मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को विज्ञान वारिधि मानद उपाधि, इसका मतलब है डॉक्टर ऑफ साइंस, से नवाजा गया है, जिसके बाद एक छात्रा दीक्षा उप्रेती को कुलाधिपति ने गोल्ड पदक के साथ 15 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक एवं 12 कांस्य पदक भी विभिन्न विषय के सर्वोत्तम स्नातकों को प्रदान किए। आपको बता दें कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आज 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में 1172 विद्यार्थियों को उपाधि व दीक्षा दी गई। इस दौरान देश के सीडीएस अनिल चौहान और प्रगतिशील किसान व पद्मश्री से सम्मानित किसान प्रेमचंद शर्मा को मानद उपाधि से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में सीडीएस राज्यपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सहित विश्वविद्यालय के डीन और डायरेक्टर भी मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को विज्ञान वारिधि मानद उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस से नवाजा गया, जिसके बाद एक छात्रा दीक्षा उप्रेती को कुलाधिपति ने गोल्ड पदक के साथ 15 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक एवं 12 कांस्य पदक भी विभिन्न विषय के सर्वोत्तम स्नातकों को प्रदान किए। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में 22वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतियोगिता शुरू हुई। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन करने डीआईजी जन्मेजय खंडूरी पहुंचे। प्रतियोगिता में फोटोग्राफी, एंटी सबोटाज, कंप्यूटर और स्वान प्रतियोगिता के लिए कई टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से अधिक एविडेंस कलेक्ट करना और वीआईपी ड्यूटीज के दौरान पुलिस फोर्स द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रियाओं में पुलिस कर्मियों को दक्ष बनाना है। आपको बता दें कि हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में 22वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतियोगिता शुरू हुई। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन करने डीआईजी जन्मेजय खंडूरी पहुंचे। प्रतियोगिता में फोटोग्राफी, एंटी सबोटाज, कंप्यूटर और स्वान प्रतियोगिता के लिए कई टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से अधिक एविडेंस कलेक्ट करना और वीआईपी ड्यूटीज के दौरान पुलिस फोर्स द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं में पुलिस कर्मियों को दक्ष बनाना है। सर्राफ पब्लिक स्कूल में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर्राफ पब्लिक स्कूल खटीमा उत्तराखंड एवं संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल मधुबनी बिहार के विद्यार्थियों के मध्य उत्तराखंड एवं बिहार की सांस्कृतिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधक समन्वय एवं शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां सर्राफ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल के लोकगीतों एवं नृत्यों के साथ साथ स्थानीय भोज्य पदार्थों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे बिहार से आए हुए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता को प्रदर्शित किया गया, जिसे सर्राफ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अत्यधिक उत्साह के साथ देखा एवं समझा गया। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम के तत्वाधान में समाज सेवी क्लब लेक सिटी वेलफेयर द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 5 दर्जन महिलाओं ने अलग अलग प्रकार के पर्वतीय क्षेत्रों के व्यंजन बनाए, जो कि स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों को भी उनका स्वाद भा गया। साथ ही महिलाओं ने पर्वतीय क्षेत्र में अपनी पारंपरिक पहनावा पहनकर व पुराने जमाने के बर्तन आदि को भी प्रतियोगिता में दिखाया गया, उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया। प्रतियोगिता में महिलाओं द्वारा तमाम खाने के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे, जिसमें प्रमुख
माडवे की रोटी, माडवे का केक, भट्ट की चड़कानी, पीन आलू की सब्जी, पर्वतीय क्षेत्र में नॉनवेज प्रसिद्ध शिकार भात, भद्दू का मीट, झुमरी की खीर, ककड़ी का रायता, दही से बनाया गया जोला, ठठाली भात प्रमुख थे। इस मौके पर क्लब की सदस्यों ने जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं विजेता प्रतिभागियों को महाप्रबंधक कुमायूं मंडल विकास निगम विजयनाथ शुक्ला द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।